हेलो बच्चों, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। अभी हमने ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया है। और अभी हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन है हमारे पास, जिनको सॉल्व करने पर हमें एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा और हमें कॉन्सेप्ट जो वो और ज्यादा क्लियर होंगे। और एक तरीके से पूरा चैप्टर आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा इन जस्ट 1 आवर। तो हमारे पास नियरली 1 से 1.25 घंटे का ये पूरा सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहां पर उठाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए। तो देखते हैं, देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये। 3 इक्वल masses ऑफ m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। आपके पास यहां पर 3 इक्वल मासेज है, जिनको आपने क्या किया है, इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m मास प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। इसका ये जो आपके पास सेंट्रॉइड है ना, ये वाला पॉइंट G, इस सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, इसके सेंट्रॉइड पे आपने 2m मास रखा हुआ है, इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। दूसरा है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। इसका आपने जो वर्टेक्स ए है यहां पे मास अगर डबल कर दिया तो फिर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये इसका ट्रायंगल का डायग्राम ना मिले, आपको केवल यहां पर इतना ही मिले, उससे भी आपको ये फाइंड आउट करना होगा। तो बनाने का तरीका मैं सीधा बता देता हूं, इसको भूल जाओ। क्या कह रहा है, 3 masses इक्वल masses m इज फिक्स एट अ वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया आपने। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद ये पॉइंट ए बी सी, और इसके बाद क्या हो गया, सबका मास आपको m m एंड m दे दिया। फिर उसके बाद यहां पर इसका वर्टेक्स कहां होता है, जहां पर इनकी मेडियंस एक साथ एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है ना, उस जगह पे G ये हो गया। यहां पे आपने मास रख दिया ट्वाइस ऑफ m। अब यहां पर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ये ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 3 जगह पे A B C 3 पॉइंट पे m मास है, और सेंट्रॉइड जो होता है ना, यहां पे आपके पास 2m मास गिवन है। अब यहां पर देखो, ये फोर्स फाइंड आउट करने का हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। पहला तरीका ये हो सकता है, और इसमें कुछ ये वेरिएशन भी कर सकता है क्वेश्चन वाला भी। कैसे, इसमें यहां पर क्या दिया, टेक ए जी इक्वल्स टू बी जी इक्वल्स टू सी जी। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, मतलब इसकी सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है ना, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो ये गिवन है। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये वाली डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर। अब क्या करोगे, ये वाली 1 मीटर दे दिया, तो अब क्या करना है आपको, ये सेंट्रॉइड से यहां की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सेम क्वेश्चन आपको, जो मैं बता रहा था ना कि यहां पर सेम चैप्टर आपके 12th क्लास में है, तो सेम चैप्टर में 12th क्लास में आपको उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे ये वाली साइड्स गिवन है, तो आपको वहां से अपने आप ही पता चल जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करने का जो भी आपका मेथड है 10th क्लास में पढ़ा है, वो यूज करना अलग से पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, यहां पे इतना मुश्किल नहीं है ये। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, ये तीनों मासेस क्या है, m m एंड m तीनों सेम है, कॉमन है। फिर दूसरी बात, ये जो मास 2m है, ये सभी के लिए एक जैसा, एक साथ इसी के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो एक चीज तो निकल के आ गई कि आपके पास फोर्स ऑन G ड्यू टू A, फोर्स ऑन G ड्यू टू B, फोर्स ऑन G ड्यू टू C, तीनों फोर्स एक दूसरे के लिए इक्वल है। तो आप यहां पर लिख सकते हो F1 या आप FA, F ड्यू टू A इक्वल्स टू F ड्यू टू B इक्वल्स टू F ड्यू टू C। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एंड दैट इज इक्वल्स टू K कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और विच इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कितना, G M इंटू 2M अपॉन R स्क्वायर
इसको आप लिख दोगे 2m स्क्वायर, और ये आर की भी वैल्यू रख दो यहां पे। आर की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर है, और यहां पे 1 का स्क्वायर जब सोल्व कर दोगे तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहां पर बचेगा ये वाली आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करने के दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि आपके पास इनकी डायरेक्शन देखो किसकी किधर है। एफ ए जो लगा रहा है, ए इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन है ये एफ ए। एफ बी ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है। एफ सी इधर फोर्स लगा रहा है, ये एफ सी हो गया। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है, आप एफ इन दोनों में तीनों में से कोई भी दो फोर्स कंसिडर करो और उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। जैसे मैं इस एफ बी एंड एफ सी को दोनों को कंसिडर करके अपने पास जो वेक्टर फॉर्मूला होता है ना, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू इसमें 120 आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर है वो इसके पीछे की तरफ इधर रहेगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, तो दोनों का आप यहां पर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, आंसर 0 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास है कंपोनेंट्स का, क्योंकि हमने जस्ट अभी वेक्टर्स जो डिस्कस किया है पिछले 3-4 चैप्टर पहले, तो वेक्टर का हमने कंपोनेंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे कंपोनेंट वाला पोर्शन कैसे करेंगे, वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी BC। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं इसका यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेता हूं तो ये कितना आएगा, FC थीटा एंगल 30 है तो cos 30, क्योंकि यहां पर ये पूरा 60 होता है तो ये 30 बचेगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो ये हो गया। तो FC cos 30 ये इसकी वैल्यू हो गई। इसका वर्टिकल कंपोनेंट FC का नीचे की तरफ, और ये कितना, ये अगर 30 बच गया तो रिमेनिंग जो नीचे आएगा FC sin 30। फिर हमारे पास ये FB है, और FB को अगर हम यहां पे बात करेंगे, ये देखो FB इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंगल ये भी 30 डिग्री है, तो FB sin 30 नॉट sin 30 cos 30, FB cos 30। अब ये cos 30 का मतलब क्या हो रहा है, cos 30 का मतलब ये है कि FC cos 30 इधर FC cos 30 इधर, दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हुए कि नहीं हुए, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ सी एंड एफ बी के, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, एफ बी का, ये होगा इधर एफ बी साइन 30। तो यहां पे आप लिख दोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लिखना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ एफ बी and FC are equal and opposite, hence cancel out each other, hence cancel out, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो नीचे की तरफ, इसको वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये है आपके पास एफ बी साइन 30 प्लस एफ सी साइन 30। आप चाहो तो इनमें डायरेक्शन भी लगा सकते हो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, माइनस जे डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस जे इसके साथ है, और इसके साथ भी डायरेक्शन क्या है माइनस जे, नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो माइनस जे। अब इन दोनों की वैल्यू रखो, दोनों की वैल्यू रखने पर माइनस जे 2 कैपिटल जी एम स्क्वायर साइन 30 कितना साइन 30, फिर माइनस जे
2gm² sin 30 कितना होता है -j। पहले एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड पहले लिखा जाता है और ये जो j है ना ये बाद में लिखा जाता है। j भी नहीं, ये क्या होता है, j कैप होता है, ये ध्यान रखना। j का फिर कुछ और मतलब निकल के आ जाएगा, फिर मेरे को मत कहना। तो फिर ये क्या हो जाता है यहां पे 2gm² sin 30 का 1/2 माइनस j कैप 2gm² sin 30 का 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल आउट, 1/2 से 2 कैंसिल आउट, फिर क्या बचेगा रिमेनिंग, ये बचेगा -2gm² j कैप। ये हो गया। और f, और ये क्या है, ये है आपके पास FBC वेक्टर। अगर हम बात करें FA, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है FA अपवर्ड डायरेक्शन में, FA ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू 2gm²। मैग्नीट्यूड तो हमने पहले एक साथ ही कैलकुलेट कर लिया था, तो ये होगा G। तो नेट फोर्स अगर आपको बोले नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FBC प्लस FA। अब देखो एक बात बताऊं, हम डायरेक्शन को अगर यहां पे कैलकुलेट करते हो सब कुछ ऐड होता है वेक्टर के साथ, और अगर हम डायरेक्शन तो दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे कि मैंने यहां पे किया और फिर वहां कैलकुलेशन यहां कर रहे हैं, तो फिर यहां पे क्या होता है, जैसे आपने दोनों का एक दूसरे को ऑपोजिट हुआ तो हमने यहां पर इनको नेगेटिव कर दिया। अगर इसको भी इसके अलोंग करते तो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे करते हैं। ये हो जाएगा आपका FBC प्लस FA। FBC की वैल्यू कितनी है -2gm²j और इसकी वैल्यू कितनी है +2gm²j। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा 0। नेट फोर्स 0 आ गया। और अगर जैसे मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख के मैंने काम चलाया, तो स्टेटमेंट की जगह मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये होगा यहां पे हॉरिजॉन्टल कैसे, ये क्या है FC cos 30 i कैप है ना, फिर वो क्या है, वो है -FB cos 30 i कैप। ये इसके प्लस डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो गया। अब दोनों का रिजल्टेंट यहां पे 0 आना ही है, क्योंकि FC इज इक्वल्स टू FB किसमें, मैग्नीट्यूड में। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। जब तक हम किसी के ऊपर एरो नहीं लगाते हैं तब तक वो मैग्नीट्यूड ही कंसिडर होता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स इफ मास एट द ए इज डबल। इसको हमने 2m कर दिया, इसको कन्वर्ट करके मैंने कर दिया 2m। तो FB और FC तो सेम रहेगा पहले की तरह, लेकिन FA है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम फिर से करते हैं, इफ MA इक्वल्स टू 2m, तो यहां से FA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये हो जाएगा अपने पास GM1 M2 अपॉन R²। अब GM1 मास ऑफ A कितना हो गया, मास ऑफ A हो गया अपने पास 2 इंटू M। मास सेकेंड मास कितना हो गया, G पर भी 2m ऑलरेडी है, ये 1 हो गया। तो यहां पे आपके पास आ गया 4gm²। और F वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्शन किधर है, 4gm² j कैप। देख लो FA तो हमेशा इधर ही लगेगा, J की डायरेक्शन में ही लगेगा, तो ये आपके पास हो गया। और BC और B वो सेम रहेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है ये तो हमेशा वर्टिकल में ही रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा F नेट इज इक्वल्स टू, ये FA है तो FA प्लस
बी सी वर्टिकल कंपोनेंट। तो एफ ए कितना है 4 एम स्क्वायर जे, और ये कितना है, ये है अपने पास, ये रहा हॉरिजॉन्टल -2 GM² जे, -2 GM² जे। तो ये कितना बचेगा 4 - 2 2 GM² जे। दिस इज योर नेट फोर्स अलोंग दिस जे डायरेक्शन टुवर्ड्स ए, इस तरीके से आपको यहां पर काम करना है। ये वेइंग द अर्थ, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा, जी इक्वल्स टू गिवन है, आर इक्वल्स टू गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द मून is also given m, and time period of the moon's revolution is this one. Obtain the mass of the earth in 2 different ways. ये कह रहा है अपने पास अर्थ का मास कैलकुलेट करना है 2 डिफरेंट वेज। जो फर्स्ट वे है ना वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पे जो हमारी स्लाइड नंबर पहले है ना, जो हमने अर्थ का मास कैलकुलेट किया था एज ए टॉपिक, मास ऑफ द अर्थ, वो रहा, वो कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो करेंगे नहीं, ये तो आगे इसमें। दूसरा अगर है सेकंड वे। अब सेकंड वे क्या होता है कैलकुलेटेड, फर्स्ट वे में तो हमने सेकंड वे जो होता है वो केपलर्स लॉ के बाद होगा, है ना। तो केपलर्स लॉ जब कर लेंगे उसके बाद में करेंगे, आगे करेंगे इसका सेकंड जो वे है, तो उसके बाद करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी सेकंड वे होगा नहीं अभी। मैं तो कर दूंगा लेकिन आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम बात करते हैं सेकंड, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जो ग्रेविटी है ना कहां पर, मून सरफेस पर, जी एट द मून सरफेस 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इफ द रेडियस ऑफ द मून ऑल्सो गिवन rm 1.74 into 10⁶ मीटर, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, यूज नॉन वैल्यू ऑफ जी आपके पास ऑलरेडी पता होता है 6.67 into 10⁻11। अब अर्थ के लिए मून का मास कैलकुलेट करना है। तो वी नो, जो हमने अर्थ के लिए किया था, क्या नो, G इज इक्वल्स टू GME/RE², यही तो यूज करते हैं ना, लेकिन हमें GM कैलकुलेट करना है। तो फॉर मून, G मून इज इक्वल्स टू मास ऑफ द मून अपॉन R ऑफ द मून, R² किसका, मून की रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर मास ऑफ मून विल बी G ऑफ मून, R² M ऑफ मून एंड कैपिटल G। ये वैल्यूज रख दो, ऑलरेडी मास आ जाएगा, और ये हमने वहां पर किया हुआ भी था। 1.67 इंटू RM की वैल्यू कितनी है, RM की वैल्यू है रेडियस ऑफ द मून 1.74 इंटू 10⁶, और इसकी रेडियस की G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। तो इनको आप अब सोल्व करना है, केवल सोल्व कर दोगे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये रेडियस का स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखोगे। ये लो हो जाएगा, आप इसके सोल्व करके आंसर लिखना है, बाकी सब ठीक है, फिट है, ओके। तो देखो क्या कह रहा है ये, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ G बी रिड्यूस्ड बाय 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि ऐसी कितनी हाइट है जहां पर 36% से रिड्यूस हो जाएगी, है ना। रिड्यूस होने का मतलब डेल्टा G, या आप कह सकते हो G माइनस G' की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 36% है। तो मतलब G' इज इक्वल्स टू G माइनस डेल्टा G। तो अगर ये 100% है माइनस 36%, तो कितना 64% होनी चाहिए सरफेस के कंपैरिजन में। तो G' इज इक्वल्स टू 64/100 इंटू G।
तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, जी डैश की वैल्यू आ गई, सिंपल सी। और ये यहां से हाइट की बात कर रहा है, एट व्हाट हाइट, तो हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो क्या कह रहा है, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, एट हाइट ग्रेविटी एट सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और एट हाइट एच ग्रेविटी एट हाइट एच, तो एच के लिए क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 4 रख सकते हो। ये 1 तो 2 ये और 3 ये, क्या कहां कहां दिमाग चल रहा है, ये 2 और ये 3, तो इसको आप डिवाइड कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3, किसी को भी डिवाइड कर लो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां से आपको आ जाएगा जी अपॉन जी डैश, जी अपॉन जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू, इधर से आएगा जी एम आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। और यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ई ये अभी एक बार रह रहा है हमारे पास, तो इसको भी अगर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन तो ले लें, क्या दिक्कत है। तो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और जी की वैल्यू कितनी है, जी तो जी है, और जी डैश कितना है, जी डैश इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 100 इंटू जी। तो ये जी इसके साथ कैंसिल आउट, तो इधर ये आर ई और आर ई कैंसिल आउट, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 100 अपॉन 64, इधर क्या बनेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप अंडर रूट में दोनों तरफ अंडर रूट ले लो स्क्वायर हटाने के लिए, तो इधर बनेगा अपने पास 10 और नीचे बनेगा 8, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, ओके। और इधर क्या बनेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, तो अपने पास ये 1 को तो इधर ले आओ, एच अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 6, 10 अपॉन 8 माइनस 1 विच इज कितना बनेगा 2 अपॉन 8 बन जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 इंटू आर ई, 2 अपॉन 8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 1600 किलोमीटर, ये वाली वैल्यू है। ये कैलकुलेशन आपको देखनी है खाली, है ना, कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन खुद को सोल्व करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं जितनी ज्यादा कैलकुलेशन खुद से सोल्व करोगे ना, ब्रेन है ना उतनी ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करेगी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो ऐसे चलता रहेगा। कैलकुलेशन केवल ऐसा नहीं कि सारी मैथ्स पढ़ने लग जाओ आप, यहां पे कैलकुलेशन खुद को लगानी है, ठीक है ना। तो ये इजी सा है। अब यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर जी में सिग्निफिकेंस वेरिएशन आ रहा है, और हमने जो डिफरेंस जो फॉर्मूला जो यूज किया था वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि जब x की वैल्यू, मतलब यहां पर वैल्यू h अपॉन आर की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है तब की बात है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, ये 0.25 का डिफरेंस है केवल, है ना। तो ये आपको है। नेक्स्ट है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन। तो 32 किलोमीटर ले जाने पर कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो 32 किलोमीटर ले जाने पर देखो जी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, आर ई, तो ये कितना है g इंटू 1 माइनस 2 इंटू 32 किलोमीटर, तो 10 टू द पावर 3 हो गया, अपॉन आर ई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको आप चाहो तो 100 किलोमीटर में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर 3,
इसको बनाएंगे तो 6400 इंटू 10⁻3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें बनेगा 1/100। तो ये कितना हो जाएगा, g इंटू 99/100। तो g डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 99/100 इंटू जी। तो अब क्या है, वेट पूछा है ना, तो w डैश कितना हो जाएगा, g डैश इंटू m, तो m इंटू 99/100 इंटू जी, मतलब 99/100 इंटू mg। तो आप देखो यहां पे w इक्वल्स टू कितना है, w इक्वल्स टू है mg, तो परसेंटेज चेंज है ना, तो डेल्टा w चेंज इन वेट कितना, w माइनस w डैश, w कितना है mg है, माइनस w डैश कितना है mg इंटू 99/100, तो ये mg/100 ही हो गया। तो आपको चेंज, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है ना, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, ये फाइंड आउट करोगे डेल्टा चेंज अपॉन ओरिजिनल वेट इंटू 100। तो और डेल्टा कितना है, डेल्टा mg/100, w कितना है, ये mg है 100 मल्टीप्लाई वाला, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचा कौन, 1% चेंज हो गया। केवल ये परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, है ना, डेल्टा w वो भी परसेंटेज, तो ये आपके पास आ गया। ओके, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से एक कैलकुलेशन है, क्या है, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यहां पे देखो क्या है, जो चेंज है ना, जो जी डैश है, दिस इज 1% ऑफ जी, इसका मतलब 1/100 इंटू जी, मतलब g/100, डायरेक्ट बात यही है। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जब डेप्थ पे होते हो, तो डेप्थ पर अगर आप हो तो जी डैश की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, मुझे होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को याद है, मैं यहां से देख लूंगा। क्या है, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। देखो एक बात बताऊं, जो h के लिए होता है ना, वो तो होता है g1 माइनस 2h/r ई, और डेप्थ के लिए 2 नहीं है, केवल d है ओनली, ठीक है ना। वो 2 क्यों आया था, हमने बायनोमियल थ्योरम यूज की थी, यहां पे नहीं करी थी, तो ये डायरेक्ट ही आ गया। तो देख लो अब और क्या है, अब इसको और देखने पर इसकी वैल्यू रख दो, g/100 इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो g से g कैंसिल आउट, ये अपने पास हो गया 1/100 इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो यहां से d अपॉन आर ई 1 माइनस 1/100, तो d इज इक्वल्स टू कितना, इतना ही तो बचा है ना। तो ये हाँ, कितनी डेप्थ पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 99/100 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 99/100 इंटू 6400 इंटू 10⁻3। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, और ये जो 99 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 99 इंटू 64 इंटू ये किलोमीटर। सरफेस से इतने किलोमीटर पर आपके पास क्या है, जो अर्थ है वो नीचे चली जाए, हो जाएगा 1% रह जाएगा। इसको जब आप देखोगे 6364 ऐसे कुछ आंसर आएगा। इतना किलोमीटर नीचे आपके पास क्या है, अर्थ सरफेस, जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो g/100 रह जाएगी, मतलब 1% रह जाएगी अपनी सरफेस की वैल्यू से। ओके, तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है अपने पास अभी। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल्स है, ईच मास m प्लेस्ड एट अ वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड l, ऑल्सो ऑब्टेन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये देखो आपके पास ये एक स्क्वायर है,
इस स्क्वायर के हर एक जगह पर मास रखा हुआ है। यहां पर एक मास है, यहां पर मास है, ठीक है, और सबका मास सेम है। सबका जो मास हो बिल्कुल सेम है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखना। इसका भी एम, एम, एम एंड एम। साइड कितनी है? एल, एल, एल साइड है सबकी। तो आपको इसका पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है ऑफ ए सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हो पता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हो ऐसे कि मान लो यहां पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो सबको हटा देते हैं, ये केवल आपके पास, ये भी शेप इसलिए कि ये केवल अपने पास रखना है इसके अलोंग। तो अब सबसे पहले कोई कुछ भी नहीं है यहां पर, ये भी नहीं, ये तो केवल शेप है, इसका तो कुछ साइड वाइड का कोई मास नहीं है। आप सबसे पहले ये वाला पार्टिकल लेकर आए। इस पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। तो इसको यहां पर रखने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो W1 फर्स्ट वाले पार्टिकल पे वर्क डन 0। फिर दूसरा, ये M1 हो गया। फिर दूसरा वाला पार्टिकल ये है, इसको रखने, अब इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगाने वाला है क्या? यस, कौन? ये वाला लगा सकता है। तो इसके ऊपर अब वर्क करने के लिए हमारे पास कोई पार्टिकल अवेलेबल है, ये रहा। तो अब इसका पोटेंशियल, इसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा? W2 इक्वल्स टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R12, जो भी इसके बीच की डिस्टेंस है वो आ जाएगी, R12 के बीच की डिस्टेंस। अब मुझे यहां पर एक और पार्टिकल रखना है। इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाने वाले कितने पार्टिकल पहले से बैठे हुए हैं? कितने लोग इसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे? M1 लगाएगा, M2 लगाएगा, तो यहां पे दो फोर्स लगेंगे। तो इसके ऊपर वर्क कितना करना पड़ेगा? W2 इक्वल्स टू माइनस जी, ये M3 है ना, M3, तो M3 M1 अपॉन R13 प्लस M3 M1 अपॉन R, सॉरी, हाँ, ये इसके अगेंस्ट और ये इसके अगेंस्ट, M3 M2 अपॉन R23 के बीच की डिस्टेंस, ये इसके बीच की डिस्टेंस, ये वाली आ गई। फिर अपने पास अब W3 4, इस वाले पर ये W2 ये W3, इस वाले अब फोर्थ पार्टिकल रखा है, इसको रखने के लिए कितने के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? अभी हमें वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना? माइनस जी M4 M1 अपॉन R41 प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये माइनस ही रहेगा। ये भी जो है ना वर्क डन, ये भी क्या माइनस का वर्क डन है, तो माइनस का वर्क डन है तो माइनस ही रहेगा। तो माइनस जी M4 M2 अपॉन R24 माइनस जी M4 M3 अपॉन R43। ये सारे आपको वर्क करने पड़ेंगे। इन सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करने पर क्या हो जाएगा? सबको ऐड करने पर हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी ना, वो बन के आएगी W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, कितना? 0 प्लस, ये है प्लस नहीं, अब सारे माइनस होंगे क्योंकि माइनस का जो अब ये G M1 M2 अपॉन R12 माइनस सेकेंड वाले की टर्म्स M3 M1 अपॉन R13 माइनस G M3 M2 अपॉन R23। इनको भी नीचे लिख देता हूं साथ में, माइनस G M4 M1 R41 माइनस G M4 M2 अपॉन R24 माइनस G M4 M3 अपॉन R43, ऐसे। अब इनके बीच की डिस्टेंस लिख दो। कैसे? देखो, वैल्यूज रख दो सबकी।
जी तो जी रहेगा, m1 और देखो मास सारे सेम है तो ऊपर तो सबके साथ क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। नेगेटिव सारे एक साथ हैं ऑलरेडी, तो ये टोटल वर्क डन। तो ये नेगेटिव जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये वाली R12 के बीच में है L, फिर M जी एम स्क्वायर R13 के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये √2 × L। ये जो डिस्टेंस है ना ये √2L है क्योंकि डायमीटर डायगोनल है और डायगोनल आपको पता ही है। फिर है माइनस इसके लिए जी एम स्क्वायर अपॉन L, क्योंकि 2 3 के बीच की डिस्टेंस है ये। अब इसको इसके लिए लिखो जी एम स्क्वायर 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस L माइनस जी एम स्क्वायर ये √2L, और फिर यहीं पर यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव जी एम स्क्वायर L M4 एंड 3 M4 M3 ये वाले डिस्टेंस M2 और ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव √2L आ गई और ये वाली डिस्टेंस डायरेक्ट L आ गई। ठीक है, तो अब W इज इक्वल्स टू जितने ये वाले हैं ना नीचे अपॉन में L वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर दो, तो उनको एक साथ ऐड करने पर -4G एम स्क्वायर अपॉन L, इनको ऐड करोगे तो 1 और 2 ये -2G एम स्क्वायर अपॉन √2। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, जी एम स्क्वायर इंटू 2 कॉमन आ गया अपॉन L भी कॉमन आ गया, और ये बनेगा यहां पे, यहां से तो 2 बच जाएगा और यहां से -1 अपॉन √2 बच जाएगा। इसको अब सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यह है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, यहां पे ये जो इसका डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो इसके कारण। और पोटेंशियल फाइंड आउट करने का सिंपल सा है, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, सबको ऐड करना है। तो यही इसकी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और V इज इक्वल्स टू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो सेंटर पे फाइंड आउट करना है ना, सेंटर पे, तो सेंटर के लिए V1 एक के कारण जो होगा वो वही आपके पास हो जाएगा सबके लिए, तो 4 इंटू V1, तो 4 इंटू V कितना G M अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है L अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 4 √2 कैपिटल G स्मॉल m अपॉन L, ये हो जाएगा। क्योंकि और हाँ वो भी पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना ये पोटेंशियल इसका नेगेटिव में आएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको लग रहा तो मैं इसको जो इस तरीके से लिख देता हूं जिससे आपको दिखे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है ना, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियाई R एंड बट मास M एंड 4m, दोनों का मास अलग अलग है, रेडियस एक ही है, हैव ए सेंटर ऑफ सेपरेशन 6R, दोनों के बीच 6R का सेपरेशन है ये। The two sphere held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. Towards the second sphere, obtain the expression for minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. हमें यहां पे क्या करना है, ये दोनों यहां पर रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस दी हुई है दोनों के बीच की, तो ये कह रहा है यहां से इसके सरफेस से हमने कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है, दागना है, जिसको कि यहां पे पहुंच जाए, मिनिमम स्पीड बतानी है कि यहां पे पहुंच जाए पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या होगी।
इसके लिए इस तरीके से सोचना है कि यहां पर देखो, ये अपने पास एक सॉलिड स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस है आर एंड मास है इसका एम, और ये वाला इसकी भी रेडियस आर है और मास इसका 4 टाइम्स ऑफ एम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 आर है। अब यहां पर दोनों जब फोर्स है, हम कोई भी एक पार्टिकल होगा जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको यहां से थ्रो करेंगे, वो जब यहां से लेके इस तरफ चलेगा तो वहां पर एक ये वाला पॉइंट हम कंसिडर करेंगे एन, और इस पॉइंट पर एक होगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर अगर ये ऑब्जेक्ट आएगा जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में या उस टाइम पर यहां पर इसके ऊपर इधर जितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पे एम मास पे, और ये भी इधर फोर्स लगाएगा एम मास पर, ठीक है? तो दोनों साइड के जो फोर्स है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एम एफ सी हो जाएगा और ये हो जाएगा यहां पे एफ ओ। ये आपके पास ये ओ है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर सी है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका वैल्यू ले ली। तो ये जो दोनों फोर्सेज है, दोनों की मैग्नीट्यूड यहां पर सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये होगा न्यूट्रल पॉइंट। अब बोलोगे इस न्यूट्रल पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को जस्ट यहां से यहां तक पहुंचाना है। यहां पहुंचाने के बाद जैसे ही इसको इस पॉइंट को जस्ट क्रॉस करेगा, इतने में फिर ये वाला जो स्फेयर है इसके ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगा और यहां पर ये इसको अपने आप ही अट्रैक्ट करके खींच के ले जाएगा। इतनी सी बात है। तो यहां पर सबसे पहले तो इस न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं कि ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सपोज ये एक साइड से इसकी आर डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली, दिस इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओ पॉइंट, तो इधर से ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6r माइनस स्मॉल आर। तो इस r को फाइंड आउट करो। तो इसके लिए एफ ओ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम यहां पे, एफ ओ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ सी मैग्नीट्यूड। ये और ओ इस साइड वाले का है, एफ सी इस साइड वाले का है, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। आर कितना? ये वाला आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा क्योंकि फोर्स है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। कौन से डिस्टेंस? यहां से लेके यहां तक 6r माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इन दोनों से हमें ये आर की, इस स्मॉल आर की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो ये दोनों तो यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो 6r माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास 6r को 6r माइनस आर इज इक्वल्स टू आर, अंडर रूट करने पर इसको आप जब इधर ले जाओगे तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा? ये r हो गया, ये यहां से अपने पास 6r हो गया। हाँ ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा यहां से हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पे, जी 4m, क्योंकि इस वाले का जो मास है ना ये 4 × m है, ये ध्यान रखना। इसका मास तो केवल m है, इसका मास 4m है, इंटू m अपॉन 6r माइनस r का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे, देखो जो अपने पास g है ना, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m, ये तो कैंसल आउट हो गए। और हमारे पास आगे क्या बच गया? हमारे पास यहां पे जो रिमेनिंग है वो इस r को ऊपर कॉमन उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4r स्क्वायर इस 6r माइनस r का होल स्क्वायर इधर कंसिडर कर लिया। और अब हमारे पास दोनों तरफ अंडर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, तो 6r माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 2r। इस r को इधर ले जाओगे तो आपके पास r इज इक्वल्स टू बचेगा 2 × r।
तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये यहां से ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल आर। ये डिस्टेंस होगी न्यूट्रल पॉइंट की। अब हमें सिर्फ इसको न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है। तो न्यूट्रल पॉइंट तक अगर पहुंचाना है तो हमारे पास यहां पर टोटल इसकी हम इसको वेलोसिटी देंगे, उससे इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक क्या होगा कि यहां पर इस सरफेस पर, सरफेस की बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कहां पर से देंगे, सरफेस पर ही देंगे। तो फिर आप बोलोगे सर आपने जो फोर्स जो यूज किया है वहां पर तो आप सेंटर से मेजर कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आप सरफेस से देने की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि फोर्स जो लगेगा ना, फोर्स की डिस्टेंस न्यूटन ने क्या कही थी, उसने ये कहा था कि आपको पास जो फोर्स है वो सेंटर से ही लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे सेंटर ऑफ मास फोर्स लगा रहा हो, सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जाएगा, तो ये सेंटर पर ही है। तो फोर्स के टाइम तो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही होना है, लेकिन काम कहां पे कर रहे हैं, काम हम यहां पे सरफेस पर खड़े होकर कर रहे हैं। तो एनर्जी जो है ना वो देंगे तो सरफेस पर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस के लिए करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर हम इसको एक तो क्या देंगे, वेलोसिटी देंगे, वेलोसिटी देंगे तो इसकी पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप यहां पे देखो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी एट लेफ्ट, एट नहीं, एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ लेफ्ट स्फेयर। जो लेफ्ट वाला जो स्फेयर है ना, यहां पर इसकी एनर्जी कितनी है, सरफेस पर यहां पर इसकी एनर्जी होगी, एक तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो के, प्लस एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास, किसके कारण, इस लेफ्ट वाले के कारण, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके कारण, राइट वाले के कारण, इसके कारण। तो वो टोटल एनर्जी निकल के आएगी आपके पास यहां पे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1/2 mv², जो वेलोसिटी आप दोगे वो mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है, ये आर है, तो ये आपने यहां पे आर लगा दिया। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो आपने नेगेटिव कर दिया। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू राइट स्फेयर, इस वाले स्फेयर के कारण वो कितनी, माइनस, माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, चाहे पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण हो चाहे इसके कारण हो, यहां पे नेगेटिव होगी। तो वो कैपिटल जी इंटू मास, मास किसका, इस वाले स्फेयर का कितना है, 4 इंटू एम है, इंटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस तो आ रहा है इस पहले वाले स्फेयर से, इस वाले से कितना, 6r माइनस कैपिटल आर, मतलब 5 इंटू कैपिटल आर। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, वहां से प्रोजेक्ट करके जस्ट यहां तक पहुंचाना है। तो यहां पे इस वाले पॉइंट पर एट दिस पॉइंट एन वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि हमें जस्ट पहुंचा देना है, तो यहां पे वेलोसिटी आके 0 हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने आप ये खींच लेगा। लेकिन इस वाले पॉइंट पर भी इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी ना, वो रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहां पे, तो एनर्जी एट पॉइंट एन, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एन कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी वो तो 0 के बराबर हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट स्फेयर के कारण, प्लस पोटेंशियल एनर्जी राइट स्फेयर के कारण। ये सब समझना है आपको धीरे धीरे, मैं बोलते जा रहा हूं वैसे सुन सुन के। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहां पे कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहां पे वेलोसिटी जब जस्ट 0 हो जाएगी ना, तो मतलब इसके आगे कैसे मूव करेगा, इसके आगे तो भाई इसके जस्ट आगे तो इसके ग्रेविटेशन के अंडर में आ जाएगा, ये इसको खींच लेगा, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है,
तो ये 0 माइनस यहां पे डिस्टेंस कितनी है 2r के बराबर है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। 2r क्यों? क्योंकि यहां से सेंटर से ये वाले डिस्टेंस 2r के बराबर है इसलिए, और इस वाले के कारण वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह 4 इंटू कैपिटल एम, क्योंकि इसका मास 4 इंटू एम है, स्मॉल एम अपॉन आर कितना, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये तो 6 है और ये 6 में से 2 चला गया तो यहां पे 4r और ये माइनस का। अब आपको पता है कि यहां पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी होने वाली है इस पूरे ऑब्जेक्ट की कितनी होनी है, कितनी होनी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहनी है, क्योंकि यहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन 3 पार्टिकल्स का ही तो है, दोनों स्फीयर एक पार्टिकल, कोई तीसरा आदमी थोड़ी उठ के आ रहा है, तो इसकी एनर्जी चाहे यहां पे रहो चाहे यहां पे रहो सेम रहेगी। लेकिन ये कैसे रहेगी, देखो यहां पे कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ काइनेटिक होगी, उसमें से ये यहां से चल के यहां पे पहुंच जाएगा तो कुछ इसकी एनर्जी काइनेटिक वाली तो खत्म हो जाएगी, सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर यहां से इधर चला जाएगा तो यहां पे फिर से इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो कुछ फिर से काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा और कुछ पोटेंशियल में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मतलब, तो ये टोटल एनर्जी यहां पर भी सेम रहनी है। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी एट सरफेस ऑफ लेफ्ट स्फेयर इज इक्वल्स टू एनर्जी एट एन, दोनों जगह एनर्जी सेम रहेगी और यहां आने के बाद भी उतनी ही रहेगी, ठीक है, यहां का लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें आगे से काम हो जाएगा इसलिए, तो हम यहां पे लिखेंगे अब 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस 4/5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ये वाले वैल्यू रखते हैं, 0 को तो छोड़ देते हैं, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी, माइनस जी नहीं पहले 4 लिख देते हैं ना, 4 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r। अब इसमें जो कट रहा है उसे काट देंगे या फिर एक काम करते हैं, इन g वाली सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाली को v को इधर छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, और उधर ले जाने पर हमारे पास ये बच जाएगा, देखो सबसे पहले ये वाले लिख देते हैं, ये वाले क्या है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस 4/4 कैंसिल आउट तो बचेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब इनको उधर भेजेंगे तो सबसे पहले ये प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, फिर ये प्लस का चला जाएगा 4/5 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास देखो पूरे में से m तो ये है ना, ये कैपिटल जी कैपिटल एम कैंसिल आउट, ये एक, ये दोनों एक प्लस का है एक माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये 2 बच गए। अब इनका भी हम कैसे हल करेंगे, m जो है ये कॉमन लेके कैंसिल आउट, जो m है तो ये हो गया आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, अब बचेगा अंदर माइनस 1/2, ये बच गया और वो उधर आ जाएगा 4/5 कैपिटल जी वगैरह तो ये सब बाहर आ ही गए। अब इसको केवल हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए इस 2 को भी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले पेज पर लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा सॉल्यूशन सही हो जाए। इधर तो v स्क्वायर अपॉन 2 है, तो हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वो है कैपिटल जी कैपिटल एम
माइनस का हाफ और प्लस का 4/5 अपॉन आर। एम तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचेगा 4/5 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपके लिए आर 10। तो 10 में आने के बाद ये आपके पास आ गया 8 माइनस 5, और ये इधर ये जो 2 है ये उधर चला जाएगा, ये वी स्क्वायर का मैटर है सारा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2g m अपॉन आर 3/10। तो ये कटेगा तो 5 बन जाएगा, तो अपने पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3gm अपॉन 5r। या ये वी स्क्वायर नहीं, वी की वैल्यू रहेगी, है ना। v इज इक्वल्स टू, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इस स्पीड से अगर उसको थ्रो करोगे या प्रोजेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने पास यहां पहुंच जाएगा इस जगह पे। ओके, ये इतना ही है, आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ के न्यूमेरिकल करना है, समझ के अच्छे से काम करोगे अपने आप हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, टू व्हाट लैटिट्यूड डज द सिनकॉम्स कवरेज एक्सटेंड एंड व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सिनकॉम्स। तो ये जो सिनकॉम्स मतलब जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं ना, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हो, तो ये बोलता कौन से लैटिट्यूड तक वो वर्क कर सकता है और कहां तक ये काम करेगा, और फिर उसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा वो बता देते हैं हम। तो देखो, ये सपोज अपने पास अर्थ है ना, और ये अर्थ का सेंटर, ये इसकी रेडियस। तो हमारे पास जैसे ये अर्थ से सेंटर से जो सिंक्रोनस अपने पास सैटेलाइट होगा, उसकी सपोज यहां पर उसकी ये हाइट है, यहां पर उसका ये ऑर्बिट है ना। जब ये ऑर्बिटल यहां तक जो इसका डिस्टेंस होती है, ये ऑर्बिट जिसकी वैल्यू क्या, r प्लस h, ये निकल के आती है अपने पास। ओके, तो यहां से जब आप देखोगे तो ये कह रहा है कि कौन से लेटीट्यूड तक वर्क करता है। तो ये हमेशा जो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है ना, ये इस इक्वेटर के आसपास होते हैं, इक्वेटर के ऊपर वर्क करते हैं, ये यहां पर रिवॉल्व करते हैं इस हाइट पे। तो अब यहां से कहां तक ये काम करेगा, कहां तक कवरेज देगा, जहां तक आप स्ट्रेट लाइन, यहां से जो सिग्नल है वो स्ट्रेट लाइन में जहां तक ट्रांसफर होगा वहां तक। अब देखो, ये जैसे मैंने टेंजेंट प्लॉट किया है, इस टेंजेंट के इस वाले पॉइंट के पीछे यहां तक तो जो पर्सन खड़ा है, जो भी पार्टिकल जो ऑब्जर्वर है, वहां तक तो इसके सिग्नल पहुंचेंगे नहीं, और अगर इधर की बात करूंगा तो वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक जो सिंक्रोनस सिस्टम है इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये यहां पे काम नहीं करेगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके लिए यहां से हम एक ये डिस्टेंस बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल, और ये अपने पास लेटीट्यूड्स है जिसको हमने थीटा बोल दिया। ये जो लेटीट्यूड है ना, ये हमने थीटा बना लिया इसको, और यहां से इस थीटा को फाइंड आउट कर लेना है कि यहां तक ये वर्क कर सकता है कौन, कोई भी अपने पास जो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये काम कर सकता है। तो अब यहां पर इसको फाइंड आउट कर लो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये r है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये r e है, ये स्मॉल r मतलब r e प्लस h, इतनी हाइट का है ये, और ये अपने पास थीटा है। तो थीटा अगर है, ये अपने पास अवेलेबल है, तो इस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हो क्या, यस कर सकते हैं। इसके पास हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू बेस जिसके ऊपर ये बना है, ये आपका सेंटर O मान लो, ये P और ये इसका लोकेशन L। तो अपने पास ये आ जाएगा OP अपॉन OL। तो OP कितना है, ये RE के इक्वल है, और ये कितना है, RE प्लस H, या आप इसको RE प्लस H ही कंसिडर कर लो, और ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा। और ये जब आप इसको कंसिडर करोगे तो ये कितना है, RE 6.4 इंटू 10⁶, या आप इसको 6400 किलोमीटर में भी आप लिख सकते हो, 6400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही थी, ये डिस्टेंस आ रही थी, जैसे h की जो वैल्यू थी ना,
ये थी 36, नॉट 363, वैसे एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें तो 35930 इसके आसपास थी लगभग, और हमने इसको अप्रोक्सीमेट लेके 3000 ये हमने कंसिडर कर ली थी, ठीक है, 3000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। और अगर ये वाली वैल्यू की बात करूं तो ये आ रही थी 42,330, ऐसे ये वैल्यू आ रही थी। तो आप यहां पर इसकी आप वैल्यू रख सकते हो 42,330 2330 किलोमीटर 10⁻3। तो ये जो वैल्यू नियरली निकल के आती है ना, थीटा की वैल्यू यहां से नियरली 81 डिग्री के आसपास आती है। तो 81 डिग्री लेटीट्यूड तक ये काम कर सकता है, इतना सा है। फिर क्या है, व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड? तो ऑर्बिटल स्पीड का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि ऑर्बिटल स्पीड v नॉट इज इक्वल्स टू, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो इसके दो तरीका, अगर मान लो आपको याद नहीं आया फॉर्मूला, तो अगर याद आ गया बहुत अच्छी बात है। क्या होता है? gm अपॉन re प्लस h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको थोड़ा और इसमें चाहिए वेरिएशन तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, gm की वैल्यू होती है स्मॉल g इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, ये वैल्यू लिख दो 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻, कितना 6 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये आर ई प्लस एच कितना 42,000 इंटू 10⁻3। ये आप वैल्यू यहां से अब फाइंड आउट कर लो। अब ये 42 इंटू करोगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये नियरली 3100 मीटर पर सेकेंड के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। देन है अपने पास, ओके क्वेश्चन है फिर से, ये आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा हो गया, ढंग से आया नहीं है, दिखाई दे रहा होगा। चलो मैनेज कर लेना, मैं पढ़ के सुना देता हूं, ये इसमें बड़ा हो नहीं सकता, अभी फिक्स करा हुआ है ये। A 400 kg satellite is in a circular orbit of 2 re रेडियस। तो सर्कुलर ऑर्बिट की जो ये मास जो है ना सैटेलाइट का, वो है 400 kg, और इसकी जो ऑर्बिट की रेडियस r है वो है 2 re है। और ये कितना re प्लस जो h की वैल्यू है ना, वो वैल्यू आती है ये, ओके। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ये। तो हमें क्या है, ये R2 का सर्कुलर ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचाना है जहां पर इसकी रेडियस इतनी है। तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो ये बताओ इसको एनर्जी कितनी दें कि ये यहां पर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चला जाए। फिर इस ट्रांजिशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, वो भी बताना है, ओके। तो सबसे पहले आपको यहां पर E1 फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितना इसकी एनर्जी है। तो फर्स्ट वाले में E1 हो गया कितना, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इसकी रेडियस अपॉन 2r। अब r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4 का मतलब क्यों? क्योंकि 2 तो ये इंटू 2re। जब इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख दोगे तो E1 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4re। ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई। और E2 ये हो गया एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। अब अपने पास है एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट, ये कितना E2 इक्वल्स टू कितना, ये E2 आ जाएगा आपके पास माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r की वैल्यू क्या हो गई यहां पे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू 4r, ये रहा 4r, ये रहा देखो। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस G
एम स्मॉल एम अपॉन 8 RE, इतनी वैल्यू है। ये इसकी फाइनल की वैल्यू है। अब चेंज इन एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये कितना चेंज इन कितना होगा एनर्जी का, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना चेंज आएगा। और उस चेंज के लिए हमें क्या करना होगा, ये वैल्यूज लिखनी होगी। और ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितना, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8 RE माइनस, और फिर वो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4 RE। ये अब आपको पता है सेकंड वाला प्लस का हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको तो कॉमन रख लो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4 RE। और ये जो है ना 1/2 माइनस का प्लस का 1, तो ये बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 1/2, ये बाहर आके 8, ये प्लस का हो जाएगा डेल्टा ई। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। अब यहां पर इनकी वैल्यूज रख लो, आंसर आपके सामने होगा। इसकी वैल्यू रखोगे आप तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻। अब देखो जी की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद नहीं होती, मतलब एम की वैल्यू, अर्थ का मास पता नहीं होता, तो यहां पर हमारे पास एक और क्या काम है, जी इंटू RE स्क्वायर हो जाता है GM की वैल्यू, M अपॉन 8 RE। तो RE से एक पावर कैंसिल आउट, ये हमारे पास हो जाएगा G इंटू RE M अपॉन 8। अब इनकी वैल्यू रख दो 9.8, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू M कितना है 400 kg, 400 kg डिवाइडेड बाई 8, तो 8 तो यहां पे कट जाएगा। 400 से अगर 8 को काटोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 50 बचेगा। और अब इनको सबको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। अब ये जितना एनर्जी आया है, तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा के की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा के की वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ डेल्टा ई। इसकी वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, जितना कि टोटल एनर्जी में चेंज आएगा उसका नेगेटिव चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा। जैसे अगर ये वाली एनर्जी पॉजिटिव चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के ऑपोजिट होती है, सीधी सी बात है। और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, डेल्टा पी या डेल्टा यू, और वो होगा माइनस वगैरह कुछ नहीं, 2 इंटू डेल्टा ई। जो डेल्टा ई है, जो ई है ना उसका डबल होती है, क्योंकि हमने बात भी करी थी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की नेगेटिव के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के जस्ट डबल होती है। तो उसमें अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पास इसकी टोटल एनर्जी में चेंजेस। चलो क्या है देख रहे, कैपिटल स्लो पीरियड इतना, द कांस्टेंट के एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डेज एंड किलोमीटर, द मून इज एट डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज। तो यहां पर आपको क्या करना है, के को है ना इसको डेज एंड किलोमीटर्स में एस्टिमेट करना है। गिवन क्या है, सेकंड्स में और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो देखो के की वैल्यू आपको है 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब, ऐसे है। तो सेकंड स्क्वायर अगर है तो इसको पहले डेज में कन्वर्ट करोगे, तो 10⁻⁻13 एज इट इज। डेज में कन्वर्ट करोगे तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2460/60। अब ये इतने डेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये मीटर है ना, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे अगर किलोमीटर में है,
इसका मतलब 1/1000 ऐसे एस करते हो आप, है ना, और इसकी भी पावर 3। तो कैसे बनेगा ये बनेगा 10⁻⁻13, इसको ऊपर ले जाने पर 1000, 1000 एंड 1000, और इसका यहां पे स्क्वायर है, तो ये 24 इंटू 24, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। अब ये पूरा काम हो गया। अब इसको जब आप देखोगे तो जो सेकंड है ना, इसको तो आप लिख सकते हो टाइम को डेज स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसका सॉल्यूशन बता देता हूं मैं आपको, क्या इसका है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहां पर देखो इसका आपका, अरे कैलकुलेटर कहां गया है यार, हाँ ये देखो, कोई भी एक 1000 उठा लेते हैं, इंटू फिर से 1000, इंटू इनको सबको 1000 को ले ही लेते हैं हम, है ना। फिर हमारे पास नीचे डिवाइड करना हमें, 24 डिवाइडेड, फिर 24 डिवाइड 60 डिवाइड 60 डिवाइड 60 डिवाइड 60, तो ये अपने पास आ रहा है 1.33 इंटू 10⁻14 -14 डेज स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब। ये तो ये हो गया। अब है ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन डेज, तो इसका टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻4, और आर इसकी क्या है, रेडियस है ना किलोमीटर्स में, तो मून की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किलोमीटर्स में गिवन है, तो ये वाली वैल्यू भी किलोमीटर्स में आ जाएगी। तो क्या है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स में है, तो ये क्यूब और बना दो यहां पे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं क्या बना सकता हूं इसको, 1.33 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84, तो ये आपके पास आ जाएगा नियरली, अच्छा ये 3 बार ही है ना, हाँ 3 टाइम्स ही है, और हाँ ये आ गया। और फिर इसके बाद हम यहां पर इसका अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, √75। नहीं ये अपने पास क्या है, अच्छा हाँ इसको भी तो करना पड़ेगा ना, तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो 1.33 इंटू 3.84, 3.84, 3.84, ये है अपने पास, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे अंडर रूट में क्या आ रहा है, अंडर रूट 1.33 मल्टीप्लाई बाई 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, तो इसको आप सोल्व करो, और 10 टू द पावर्स कितना है, 10 टू द पावर्स रहेगा ये 15 का प्लस और ये माइनस, तो ये एक -14 प्लस 15, तो एक बच जाएगा यहां से, तो ये और आपके पास आ जाएगा। तो ये और आने पर अब आपका सॉल्यूशन कितना बनेगा, इंटू 10, तो ये नियरली 27 डेज के आसपास इसका रिवॉल्यूशन आ रहा है। इसका मून का जो रिवॉल्यूशन है, इसका केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है, यह है। देन है अपने पास द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेलमोस। फोबोस हैड पीरियड 7 आवर 39 मिनट्स एंड ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस वन, कैलकुलेट द मास ऑफ द मार्स। मार्स का मास कैलकुलेट करना है, तो देखो इसमें आपको सीधा वही लेना है, अभी हमने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था ना, कहां गया टाइम पीरियड, ये वाला फॉर्मूला, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² r³ अपॉन gm, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² r³ अपॉन gm, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² r³ अपॉन gm, तो m को इधर ले आओ, तो ये 4
पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। तो देखो अब इसकी 4 पाई स्क्वायर का मतलब 3.14 इंटू 3.14, रेडियस कितनी है, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करने का 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो 10⁻³ कर देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा, और इनका सबका मिलाकर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, फिर डिवाइड 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा, टी स्क्वायर का मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब देखो टी कितना है यहां पे, ये आवर्स और मिनट्स में है, टी इज इक्वल्स टू 7 आवर्स एंड 39 मिनट्स। तो इसको ऐसे करो आप, 7 इंटू 60 प्लस 39, इतना मिनट्स हो गया। अब इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब सेकंड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 गया, 420 प्लस 39 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 459 इंटू 60, ये आपके पास इतनी सेकेंड्स हो गए। हाँ 459 इंटू 60 का सेकेंड का फिर स्क्वायर। अब इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, यहां पे अंडर रूट वगैरह की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ये है अपने पास 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 9.4 इंटू 9.4 इंटू 9.4 डिवाइड बाई 6.67, फिर से डिवाइड बाई 459 डिवाइड बाई 459, ये आपके पास आ रहा है 0.0233 इंटू 10 टू द पावर। देखो अब पावर ऊपर, इधर तो कुछ है नहीं, इधर है 3 and 3 6, और 6 का क्यूब मतलब ये 18 प्लस 11 ये वाली, और हाँ यहां पे एक कुछ चीजें बाकी रह गई, क्या बाकी रह गया, डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60, अब जाकर ये पूरा सही हुआ है। अब अगर इसको यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिखा जाएगा 0.0, इतना लिखने की क्या जरूरत है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 6, तो अब इसको सोल्व कर दो, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -6 ये 18 ये, तो -12, तो ये 23 के आसपास, इसके आसपास ही कुछ आएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही काम में आना, ठीक है। न्यूमेरिकल आप देख लेना वैल्यू क्या है इसकी, इसकी जो भी वैल्यू आए हेलो, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब है अपने पास एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में है अराउंड द सन विद मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.5 टाइम्स ऑर्बिट रेडियस ऑफ द अर्थ। जो मार्स की जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 1.52 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियल ईयर्स इन डेज, अब दोनों क्या है यहां पर सर्कुलर ऑर्बिट और सेम स्पीड के अंदर है, तो टाइम पीरियड का इनका जो रिलेशन उसके यूज करके फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड ऑफ मार्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मार्स का क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ
अर्थ का क्यूब, सिंपल हो गया। तो अब आपको टाइम पीरियड ऑफ मार्स चाहिए, स्क्वायर इक्वल्स टू आर एम क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू टी ई स्क्वायर। तो इजी हो गया ये टी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो आपको अगर, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 1.52 इंटू क्यूब आर ई क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू, अपने पास कितना है टाइम पीरियड अपना, डेज में पूछा है क्या मार्टिन, ईयर्स इन डेज, तो डेज में अगर पूछा है तो अपना 365 का स्क्वायर। तो अब इसका निकाल लो, इसका भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी तो कैलकुलेशन और भी आसान है। इसकी कैलकुलेशन करने पर अपने को क्या पता चलेगा, अपने को पता चलेगा कि ये आर ई से आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल आउट, अपने पास बचेगा 1.52 का क्यूब 365 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52 इंटू 365 तो इतना डेज हो गया ये 467,860 टी एम स्क्वायर हो गया। तो टी एम की वैल्यू कितनी चाहिए, इसका अंडर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका अंडर रूट अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 467,860, तो 684 डेज। मार्स का जो है 684 डेज के अंदर पूरा होता है एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो चैप्टर है ना बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। और इसके अंदर अब कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, होना नहीं चाहिए वैसे ही, अगर होगा तो आप बताओ, आपस में डिस्कस कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताया करो आप वीडियो कैसा लगा। और हम यहां पर इस चैप्टर को पूरा खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद सेकंड फिजिक्स के जो आपके चैप्टर्स है वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने, जल्दी क्या, वो भी इसके जस्ट नेक्स्ट में आ ही जाएगा, इसके बाद अब उसी की तैयारी करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे एकदम पूरा कंटिन्यूअस में आ जाएगा। हम कोशिश कर रहा हूं मैं जल्दी से जल्दी आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। 12th क्लास का आपका यहाँ पर आपको बने रहना है। 12th क्लास का शुरुआत से अपन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। अपने आपके अपने जो दोस्त है उनको साथ भी शेयर किया करो और पूरा वीडियो देखो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसा आपको लगा। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक्सप्लेनेशन आपको 12th क्लास का आपको पता है पूरा सिलेबस ऑलरेडी रखा है चैनल पे, और फिर से आप यहां पर इसको कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।